हेलो गाइज, YCT बुक्स ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। फाइनली आपके लिए प्रैक्टिस सेट 3 हिंदी का आ चुका है। तो जो लोग अभी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आपके लिए हिंदी का लाता रहूँगा। और अगर आपने प्रैक्टिस सेट 2 और 1 हिंदी का नहीं देखा है तो आप प्रैक्टिस सेट नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर वहाँ देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3 हिंदी का। पहला क्वेश्चन है, निर्देश प्रश्न संख्या 1 और 2 में लिखित लोकोक्तियों और मुहावरों के सही अर्थ चुनकर लिखिए। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। ए पहला में है अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। बी में है अपनों से बड़ों पर क्रोध करना। सी कायरतापूर्ण व्यवहार करना। डी किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना। इसका सही आंसर क्या होगा? खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। इसका सही आंसर होगा अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। आइए दूसरा क्वेश्चन, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। ए में है लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है। बी में है दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती। सी में है बुरे दिन हमेशा नहीं रहते। डी में है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। दूसरे का सही आंसर क्या होगा? दूसरे का सही आंसर होगा डी, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। आइए निर्देश प्रश्न संख्या 3 और 4 में लिखित शब्दों के विलोम शब्द चुनिए। क्रिस, क्रिस का विलोम क्या होगा? क्रिस, क्रिस का विलोम क्या होगा? क्रिस का विलोम क्या होगा? तीसरे का सही आंसर है बी, क्रिस का विलोम हष्टपुष्ट होगा। क्रिस का विलोम हष्टपुष्ट होगा। क्रिस का अर्थ होता है दुबला पतला। क्रिस का अर्थ क्या होता है? दुबला पतला। चलिए अगला चौथा क्वेश्चन, अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? चौथे का सही आंसर क्या होगा? चौथे का आंसर होगा ए, अल्पज्ञ का होगा सर्वज्ञ। अल्पज्ञ का क्या होगा? सर्वज्ञ। चलिए पांचवा क्वेश्चन, खूंटी खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। खूंटी शब्द का बहुवचन, आपको खूंटी शब्द का बहुवचन बताना है। खूंटी शब्द का बहुवचन क्या होगा? खूंटी शब्द का बहुवचन क्या होगा? बताइए जल्दी। ए में है खूंटियाँ। बी में है खूंटियों। सी में है खूंटियाँ। डी में है खूंटियों। जल्दी से देखकर बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए पांचवें का सही आंसर होगा सी। पांचवें का सही आंसर होगा कौन सा? सी 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 सी। चलिए छठवां, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। अब आप लोगों को बताना है अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ। अज अजन्मा। अज अजन्मा, अज अजन्मा का मतलब क्या होता है? जिसका कभी जन्म और मृत्यु ना हो। जिसका कभी जन्म और मृत्यु ना हो। अज अजन्मा का अर्थ होता है जिसका कभी जन्म और मृत्यु ना हो। जन्म और मृत्यु किसकी नहीं होती? ईश्वर की। इसका सही आंसर क्या होगा? डी। इसका सही आंसर क्या होगा? डी। चलिए अगला क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? बताइए आप लोग। सातवें का पहला है प्रतिनिधि, दूसरा है प्रतिनिधि, तीसरा प्रतिनिधि। मात्रा का अंतर है ए और सी में। डी में भी मात्रा का अंतर है। आप लोग सही में बताइए चयन करके। इसका सही आंसर होगा ए। सही आंसर क्या होगा? ऐसे लिखा जाएगा प्रतिनिधि, ऐसे लिखा जाएगा प्रतिनिधि। प्रतिनिधि ऐसे लिखा जाएगा। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, आठवां, निर्देश प्रश्न संख्या 8 और 9 के वाक्यों में से कुछ में त्रुटियां हैं
त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप अक्षर ए बी सी वाले गोले को काला करें। मतलब जिस भाग में त्रुटि हो उस वाले गोले को काला करें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो डी वाले गोले को पूरी तरह काला करें। यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी वाले गोले को काला करें। चलिए, विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, क्या कोई त्रुटि नहीं है? ए में है विद्यालय में, किस में मतलब त्रुटि है? त्रुटि वाले गोले को काला करना है। यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी में। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा जलपान को, क्योंकि विद्यालय में जलपान का उत्तम प्रबंध होना चाहिए, जलपान को नहीं। इसमें यही चीज़ गलत दिया है, बी होगा इसका आंसर। इसमें को की जगह का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? को की जगह पे का होना चाहिए। चलिए, 9वां, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, कोई त्रुटि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, कौन सा? ए मुझे है, बी में रेलगाड़ी में यात्रा करना, सी में अच्छी लगती है, डी कोई त्रुटि नहीं है। बताइए। अच्छी लगती है, अच्छा लगता है, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है होना चाहिए, यहाँ अच्छी लगती है दिया है। ठीक, यहाँ अच्छा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अच्छा, लेकिन दिया क्या है? अच्छी, यही गलत है। चलिए 10वें का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? इस यानी कौन सा शब्द तत्सम है? कोई एक तत्सम है, बाकी सब तद्भव हैं। कोई एक तत्सम है, बाकी सब तद्भव हैं। बताइए आप लोग। 10वें का क्या है? 10वें का सही आंसर क्या होगा? 10वें का सही आंसर होगा सी, अग्र। अग्र आपका तत्सम है, बाकी आज, आँख, आग, तीनों शब्द तद्भव हैं। चलिए 11वां क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 11 और 12 में लिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनिए। प्रश्न संख्या 11 और 12 में लिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनिए। प्रश्न है पर्वत की तलहटी। पर्वत की तलहटी, आपको बताना है कि पर्वत की तलहटी, पर्वत की तलहटी किसे कहते हैं? तलहटी किसे कहते हैं पहले आप लोग बताइए। तलहटी जो पृथ्वी और समुद्र तल से लगी हो, जो पृथ्वी और समुद्र तल से लगी हो उसे क्या कहते हैं? तलहटी कहते हैं। 11वें का सही आंसर क्या होगा? डी, उपत्यका। पर्वत की तलहटी को क्या कहते हैं? उपत्यका कहते हैं। क्या कहते हैं? उपत्यका, इसे कहते हैं उपत्यका। चलिए 12वां, कंजूसी से धन व्यय करने वाले को क्या कहते हैं? कंजूसी से धन व्यय करने वाले को, व्यय मतलब होता है खर्च, कंजूसी से धन व्यय करने वाले को क्या कहते हैं? जो मतलब कंजूसी से धन व्यय करता है उसे क्या कहते हैं? कृपण कहते हैं। कंजूसी से धन व्यय करने वाले को क्या कहते हैं? कृपण कहते हैं। चलिए, परंतु अपनी सारी ज़रूरतों को कम खर्च में जो पूरा करता है उसे क्या कहते हैं? मितव्ययी कहते हैं। जो अपनी सारी ज़रूरतों को कम खर्च में पूरा करता है उसे मितव्ययी कहते हैं। क्या कहते हैं? मितव्ययी। मितव्ययी जरूर याद कर लीजिएगा, मितव्ययी। कंजूसी से धन व्यय करे कृपण, और जो अपनी कम ज़रूरतों, अपनी सारी ज़रूरतों को कम खर्च में पूरा करे उसे मितव्ययी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 13 और 14 के वाक्यों में आए स्थानों की पूर्ति कीजिए। आए स्थानों की, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसका हृदय उतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने डैश को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। किसको चोट नहीं पहुंचा सकता? विपक्षी होगा, सहयोगी होगा, कि प्रतिरोधी होगा, कि शत्रु होगा? 13वें का सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा ए, उसका हृदय इतना कोमल है कि वह अपने मित्र तो क्या अपने शत्रु को भी कष्ट नहीं पहुंचा सकता, यानी चोट नहीं पहुंचा सकता, अपने शत्रु को भी। 13वें का सही आंसर होगा ए। 14वां, देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को डैश क्या रहना चाहिए? संबद्ध रहना चाहिए, कि प्रबुद्ध रहना चाहिए, कि उद्यत रहना चाहिए, कि उद्धत रहना चाहिए? देश रक्षा के लिए आप लोग बताइए, देश रक्षा के लिए आप लोग क्या रहते हैं? चलिए, देश रक्षा के लिए आप लोगों को उद्धत रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? उद्यत रहना चाहिए। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को
उद्यत रहना चाहिए, डी होगा इसका सही आंसर, ऐसे लिखा जाएगा उद्यत। इसका सही आंसर क्या होगा? उद्यत रहना चाहिए। अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। अरविंद शब्द का उद्यत मतलब होता है तत्पर, तत्पर रहना चाहिए। अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा 15वें का सी, कमल। कमल का पंकज। चलिए, निर्धन में कौन सी संधि है? 16वें का क्वेश्चन बताइए। 15वें का सी होगा, 16वें का कौन सा होगा? निर्धन में कौन सी संधि है? निर्धन में कौन सी संधि है बताइए आप लोग। चलिए, निर्धन में विसर्ग संधि है। निर्धन में क्या है? विसर्ग संधि। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? परिभाषा आप लोग याद रख लीजिएगा, बहुत ही अच्छी परिभाषा है विसर्ग संधि। मतलब विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन के आने से, विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है वही विसर्ग संधि कहलाता है। क्या कहलाता है? विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है वही विसर्ग संधि कहलाती है। चलिए, अगला क्वेश्चन। देशांतर। देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर में कौन सा समास है? इसका आंसर क्या होगा? कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास है, द्विगु समास है कि द्वंद्व समास है? देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर में कौन सा समास है बताइए आप लोग। देशांतर में कर्मधारय समास है। क्या? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? पहला शब्द कर्मधारय में पहला शब्द क्या बताता है? विशेषता। अगर पहला शब्द विशेषता बताए तो आप लोग समझ जाइए कि कर्मधारय समास है। पहला शब्द विशेषता बताता है या दूसरे पद की तुलना होती है, या दूसरे पद की क्या होती है? तुलना होती है। पहला शब्द विशेषता बताता है या दूसरे शब्द की तुलना होती है। ठीक, अगर इसे भी आप लोग नहीं याद कर पा रहे हैं तो कर्मधारय समास को पहचानने की एक अच्छी ट्रिक आप लोगों को बताते हैं। प्रश्न में कैसा है लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? कैसा है। आप लोग प्रश्न में कैसा है लगा दीजिए। कैसा है लगा देंगे तो प्रश्न का उत्तर अगर मिलता है तो कर्मधारय समास है। जैसे नीलकंठ। नील है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका। किसका कंठ नीला है? नीला है। कैसा है? कंठ नीला है। आंसर मिल रहा है ना? 18वां क्वेश्चन। अंबर पनघट में डूब रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? अंबर पनघट में डूब रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? ये अनुप्रास अलंकार होगा, श्लेष अलंकार होगा कि रूपक अलंकार होगा कि उपमा अलंकार होगा? 18वें का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी, रूपक अलंकार होगा। अंबर पनघट में डूब रही तारा घट उषा नागरी में रूपक अलंकार होगा। आप लोग इसे रट लीजिए, ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। रूपक अलंकार किसे कहते हैं? आप लोगों को बता दें, रूपक अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ किन्हीं दो व्यक्ति या वस्तु में इतनी समानता हो कि दोनों में अंतर करना मुश्किल हो। जहाँ किन्हीं दो व्यक्ति या वस्तु में इतनी समानता हो कि दोनों में अंतर करना मुश्किल हो, या जहाँ उपमेय में उपमान का रूप धारण कर ले, या जहाँ उपमेय उपमान का रूप धारण कर ले, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। चलिए, निम्न में कौन सा तद्भव शब्द है? यानी एक तद्भव है, बाकी सब क्या हैं? तत्सम हैं। आपको बताना है तद्भव। इसका सही इष्टिका होगा कि कुपुत्र होगा कि उलूक होगा कि अमी होगा? 19वें का सही बताइए। 19वें का सी होगा आंसर। क्या होगा? सी, अमी। इष्टिका तत्सम है, कुपुत्र भी तत्सम है, उलूक भी तत्सम है। ठीक, चलिए 20वां प्रश्न। निर्देश प्रश्न संख्या 20 और 21 में लिखित वाक्यों में से सही वाक्य का चयन कीजिए। लिखित वाक्यों में से सही वाक्य का चयन कीजिए। तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रजभाषा के सूर हैं। बी में है तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और सूर ब्रजभाषी हैं। सी, तुलसी और सूर अवधि और ब्रजभाषी के श्रेष्ठ कवि हैं। डी, तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। आप लोग इसे 2 बार पढ़िए, फिर से पढ़िए। अगर आप लोगों को ना हो तो वीडियो पास करके 2 बार पढ़िए, आप लोगों को सही आंसर मिल जाएगा।
20वें का क्या होगा? 20वें का सही आंसर होगा डी, तुलसी और सूर्य क्रमशः अवधि। तुलसी अवधि के हैं, सॉरी, तुलसी और सूर्य क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। चलिए, यह पूरी तरह से कौन सा है? व्याकरण के अनुसार सही है। 21वां क्वेश्चन, जीवन और सत्य का निकट संबंध है। जीवन और सत्य का निकट संबंध है। बी में क्या है? जीवन और सत्य का, साहित्य का, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है बी में, सॉरी। 21वें का है जीवन और साहित्य का निकट संबंध है, बी में है जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, सी में है जीवन और साहित्य का अगाध संबंध है, डी में है जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। क्या होगा? निकट संबंध होगा कि घोर संबंध होगा जीवन और साहित्य का, कि अगाध संबंध होगा कि घनिष्ठ संबंध होगा? क्या होगा आप लोग बताइए। 21वें का क्या होगा? 21वें का सही आंसर होगा डी। व्याकरण के अनुसार से घनिष्ठ संबंध होता है, किसी से भी घनिष्ठ संबंध होता है। संबंध हमेशा घनिष्ठ होता है, निकट नहीं होता। संबंध हमेशा घनिष्ठ होता है, निकट नहीं है। व्याकरण की दृष्टि से यही उपयुक्त शब्द है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण मतलब होता है दुख, मतलब शोक। करुण मतलब शोक होता है। 22वें का सही आंसर क्या होगा? 22वें का सही आंसर होगा बी, शोक। क्या है? शोक। उत्साह हो ही नहीं सकता करुण का, दुख में उत्साह हो ही नहीं सकता, रति हो ही नहीं सकती। रति मतलब होता है प्रेम, हास्य मतलब हंसना, ठीक। अब उत्साह किसका, अगर इसी में से अगर कोई पूछ दे कि उत्साह किस रस का स्थायी भाव है, बताइए। वीर रस का, हास्य रस का स्थायी भाव है, रति श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। आप लोग तुरंत बता दीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? आपको बताना है 23वां क्वेश्चन का आंसर। कौन सा भूतकालिक भेद है बताइए। इसका सही आंसर होगा आसन्न भूत होगा कि सामान्य भूत होगा कि संदिग्ध भूत होगा कि पूर्ण भूत होगा? बताइए, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? 23वें का डी होगा आंसर, पूर्ण भूत। पूर्ण भूत 23वें का डी होगा। क्या? पूर्ण भूत। अब पूर्ण भूत किसे कहते हैं? पूर्ण भूत किसे कहते हैं? अगर कोई पूछ ले कि पूर्ण भूतकालिक शब्द किसे कहते हैं, जानना चाहिए। चलिए बताते हैं। जहाँ पर भूतकाल का कोई कार्य बहुत बीत जाने का संकेत मिले, बहुत पहले बीत जाने का संकेत मिले, जहाँ पर भूतकाल का कोई कार्य बहुत पहले बीत जाने का संकेत मिले, वहाँ पूर्ण भूत होता है। जैसे मैं खाना खा चुका था, मैं खाना खा चुका था, ये पहले बीत चुका है, वहाँ कौन सा होता है? पूर्ण भूतकालिक शब्द होता है, ठीक। 24वें का आंसर बताना है आप लोगों को। राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? बताइए आप लोगों का। 24वें का सही आंसर क्या होगा? 24वें का सही आंसर क्या होगा? इसका होगा सही आंसर ए, संप्रदान कारक। कौन सा है? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक किसे कहते हैं? संप्रदान कारक किसे कहते हैं? संप्रदान कारक की मतलब अगर कोई पूछ ले पहचान क्या है? को के लिए कल हमने बताया था, कल के प्रैक्टिस सेशन में कल हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताया था। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो उसे तुरंत देख लीजिए, उस वीडियो को कल देख लीजिए। बहुत से ऐसे कंसेप्ट हैं जो आपको प्रैक्टिस सेट के अंदर ही मिल जाएंगे। आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते चलिए हमारे साथ, यकीन मानिए आप 100% एग्जाम में हिंदी के क्वेश्चन को सॉल्व करके आएंगे। अगर 100% हिंदी के क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो हमारे साथ प्रैक्टिस सेट बिल्कुल मत छोड़िए। संप्रदान कारक को के लिए, जहाँ को के लिए हो वह संप्रदान कारक होता है, ठीक। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। बताइए, ठठेरिन होगा कि ठठेरिनी होगा कि ठठेरी होगा कि ठठारी होगा? ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए, ठठेरिन। क्या होगा? ए, ठठेरिन।
चलिए आज का क्वेश्चन समाप्त हुआ। थैंक यू। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। अभी तक अगर आपने YCT बुक्स ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन के बटन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा बनाए गए सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, जिससे आपको लाभ हो। थैंक यू।